जब भी हम बैटरी की बात करते हैं ना, तो दिमाग में फौरन एक ही नाम आता है, लिथियम आयन। हमारे फोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक, मतलब हर जगह उसी का राज है। लेकिन क्या हो अगर ऊर्जा का भविष्य किसी ऐसी धातु पर टिका हो जो दशकों से हमारे आसपास मौजूद है। आज हम इसी पर एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो भारत की एक बहुत ही दिलचस्प ऊर्जा रणनीति की कहानी बताते हैं। हाँ। कि कैसे भारत लिथियम पर अपनी निर्भरता को चुपचाप कम करके जिंक आधारित सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि जब भारत लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसी धातुओं के लिए लगभग 100% आयात पर निर्भर है, तो वो जिंक को अपना सबसे बड़ा रणनीतिक दाव क्यों मान रहा है। चलिए इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर जिंक ही क्यों? इसमें ऐसा क्या खास है? देखिए, इसके 3 बहुत ठोस कारण हैं: परफॉर्मेंस, सेफ्टी और कॉस्ट। ओके। परफॉर्मेंस से शुरू करते हैं। हमारे सूत्रों के मुताबिक कागज पर, जिसे हम थ्योरेटिकल एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, वो जिंक बैटरियों की 1000 Wh/kg से भी ज्यादा हो सकती है। 1000? हाँ। अब इसे समझने के लिए आपकी जो सामान्य लिथियम आयन बैटरी है वो लगभग 250 Wh/kg पर आकर रुक जाती है। मतलब हम यहाँ 4 गुना ज्यादा क्षमता की बात कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। और फिर आता है दूसरा पॉइंट, सेफ्टी। हाँ, ये बहुत जरूरी है। लिथियम बैटरियों में आग लगने की खबरें तो हम सुनते ही रहते हैं। और यहीं पर जिंक का सबसे बड़ा फायदा सामने आता है। इसे ऐसे समझिए, लिथियम आयन बैटरी में एक ज्वलनशील ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है, मतलब एक बहुत रिफाइंड फ्यूल जैसा। लेकिन जिंक बैटरियां पानी पर आधारित घोल का इस्तेमाल करती हैं, जिसे एक्वस इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो सेफ्टी का बुनियादी फर्क एक पेट्रोल के कंटेनर और एक बाल्टी भर खारे पानी जैसा है। वाह, ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। भारत जैसे गर्म देश के लिए, जहां तापमान बहुत ज्यादा होता है, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये बैटरियां स्वाभाविक रूप से गैर ज्वलनशील हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस और सेफ्टी तो बहुत आकर्षक लग रहे हैं, लेकिन अक्सर नई तकनीकें पैसों के मामले में मात खा जाती हैं। इनकी कॉस्ट क्या है? यहाँ भी कहानी दिलचस्प है। फिलहाल जिंक एयर बैटरियों की कीमत लगभग $150 प्रति किलोवाट आवर के आसपास है। ओके। लेकिन अनुमान ये है कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा, ये $100 प्रति किलोवाट आवर से भी नीचे आ जाएगी। और लिथियम आयन के मुकाबले? लिथियम आयन सिस्टम की लागत $200 से $250 प्रति किलोवाट आवर के बीच रहती है। और वो $100 का आंकड़ा ही यहाँ असली कहानी है ना? बिल्कुल। स्रोतों से यही पता चलता है कि $100 प्रति किलोवाट आवर को एनर्जी की दुनिया में एक मैजिक नंबर माना जाता है। इस कीमत पर बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण, मतलब ग्रिड स्केल स्टोरेज, बिना किसी सब्सिडी के अपने आप में फायदेमंद हो जाता है। बिल्कुल सही। ये सौर और पवन ऊर्जा प्लांट्स के लिए गेम चेंजर बन सकता है। और जब टेक्नोलॉजी के फायदे इतने साफ हैं, तो जाहिर है सरकार भी इसमें दिलचस्पी ले रही है। हाँ। केंद्रीय बजट 2025-26 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। सरकार ने जिंक स्क्रैप और वेस्ट पर जो कस्टम ड्यूटी है, उसे पूरी तरह से खत्म करने का प्रस्ताव रखा है। अच्छा, मतलब सरकार घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कच्चा माल सस्ता कर रही है। हाँ, बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी अच्छी है, सस्ती है, सरकार भी साथ दे रही है, लेकिन स्रोतों में एक और बात पर बहुत जोर दिया गया है कि ये सिर्फ जिंक का इस्तेमाल करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे बार बार इस्तेमाल करने के बारे में है। हाँ, एक पूरी चक्रीय अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश हो रही है। इस पूरी रणनीति की नींव बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 पर टिकी है। ये नियम एक बहुत जरूरी सिद्धांत लागू करते हैं, जिसे विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व या EPR कहते हैं। EPR? इसका सीधा सा मतलब है कि जो कंपनी बैटरी बना रही है, वही उसके जीवन के अंत में उसके संग्रह और रिसाइकलिंग के लिए भी जिम्मेदार होगी। अब आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। अच्छा, तो ये क्रेडिट सिस्टम कैसे काम करता है? मतलब मैं अगर इसे सही समझ रही हूँ कि जब कोई रिसाइकलर पुरानी बैटरी प्रोसेस करता है, तो उसे सरकार से EPR क्रेडिट मिलते हैं। और कोई भी बड़ी बैटरी बनाने वाली कंपनी इन क्रेडिट्स को एक ऑनलाइन पोर्टल पर खरीदकर अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी कर सकती है। क्या ये ऐसे ही काम करता है? बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। और इन क्रेडिट्स की एक बाकायदा कीमत होती है, जो जिंक आधारित बैटरियों के लिए आमतौर पर 5 से 12 रुपए प्रति किलो के बीच होती है। मतलब रिसाइकलिंग अब सिर्फ एक पर्यावरण की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल बन जाता है। सही बात। लेकिन इन नियमों में एक और बात है जो मुझे बहुत महत्वाकांक्षी लगी। कौन सी? कि 2030-31 तक नए बनने वाली बैटरियों में
कम से कम 20% रिसाइकल्ड सामग्री का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। ये तो एक बहुत बड़ा कदम है। हाँ, ये बहुत बड़ा कदम है। मतलब एक बात है कंपनियों से रिसाइकलिंग करवाने के लिए कहना, और दूसरी बात है उन्हें मजबूर करना कि वो उस रिसाइकल्ड मटेरियल को अपने नए प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करें। क्या हमारी इंडस्ट्री इसके लिए तैयार है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, और यही नियम इंडस्ट्री को उन्नत तकनीकों में निवेश करने के लिए मजबूर करेगा। पारंपरिक तरीकों से ये संभव नहीं है। यहीं पर एक बड़ा तकनीकी बदलाव आ रहा है। हाँ, भारत पारंपरिक पायरोमेटलर्जी, जिसे हम सूखी विधि भी कहते हैं, उससे दूर जा रहा है। इस विधि में धातुओं को निकालने के लिए बहुत ऊंचे तापमान पर भट्टियों में गलाया जाता है, जिससे बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होती होगी। और प्रदूषण भी। तो इसका विकल्प क्या है? विकल्प है हाइड्रोमेटलर्जी, यानी गीली विधि। गीली विधि। हाँ, इसमें रसायनों का इस्तेमाल करके धातुओं को कम तापमान पर घोला जाता है, और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें जिंक की 98% से ज्यादा रिकवरी हो जाती है। 98%? हाँ, और ये प्रक्रिया सिर्फ 60 से 90 डिग्री सेल्सियस के कम तापमान पर काम करती है। अच्छा। इसका नतीजा ये होता है कि वायु प्रदूषण लगभग खत्म हो जाता है और कार्बन फुटप्रिंट भी काफी कम हो जाता है। और यहीं पर हमारे स्रोतों ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। यह कहानी सिर्फ पिछले साल की बैटरियों को रिसाइकिल करने तक सीमित नहीं है। हिंदुस्तान जिंक रामपुर आगूचा में लगभग 3,823 करोड़ रुपए का निवेश करके एक प्लांट लगा रहा है जो दशकों पुराने खदान के कचरे को प्रोसेस करेगा। क्या मैं इसे सही पढ़ रही हूँ? दशकों पुराना कचरा? हाँ, ये बिल्कुल सच है। इसे जिंक टेलिंग्स कहते हैं। टेलिंग्स मतलब खदान से अयस्क निकालने के बाद जो कचरा बच जाता है। ये प्लांट हर साल 1 करोड़ टन ऐसे पुराने कचरे को प्रोसेस करके उसमें से बचा हुआ जिंक और चांदी निकालेगा। ये तो संसाधन शब्द की परिभाषा ही बदल देता है। हाँ, इसका मतलब ये है कि भारत का सबसे बड़ा जिंक का भंडार शायद अब जमीन के नीचे नहीं बल्कि जमीन के ऊपर कचरे के ढेरों में पड़ा हो सकता है। सही कहा। ये कचरे से धन बनाने का एक बेहतरीन उदाहरण है, और इसका पर्यावरण पर असर बहुत बड़ा है। एक अनुमान के मुताबिक अगर जिंक उत्पादन के लिए 100% रिसाइकल्ड सामग्री का उपयोग किया जाए तो नए अयस्क से जिंक बनाने की तुलना में कुल कार्बन फुटप्रिंट में 97.5% तक की कमी आ सकती है। 97.5%। इसे समझने के लिए हमारे स्रोतों में एक बहुत अच्छी मिसाल दी गई थी। हाँ, कि अगर भारत का ऊर्जा परिवर्तन एक लंबा सफर है तो लिथियम एक महंगा आयातित ईंधन है। सही बात है। लेकिन जिंक रिसाइकलिंग वो स्थानीय सामग्री से बने एक शाश्वत सौर इंजन की तरह है जो अपने ही कचरे से ऊर्जा पैदा करता है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। तो ये विजन तो बहुत साफ है, एक आत्मनिर्भर चक्रीय व्यवस्था। लेकिन भविष्य में इनोवेशन के मोर्चे पर क्या हो रहा है? मैंने IIT मद्रास के किसी जिंक कैसेट के बारे में पढ़ा था। हाँ, यह एक और बहुत ही रोमांचक डेवलपमेंट है। वहां के शोधकर्ताओं ने मैकेनिकली रिचार्जेबल जिंक एयर बैटरियों का पेटेंट कराया है। इसमें जिंक कैसेट का इस्तेमाल होता है। इसे आप एक तरह की स्वैपेबल टेक्नोलॉजी समझ सकते हैं, जैसे आप घर पर गैस सिलेंडर बदलते हैं। अच्छा, मतलब चार्जिंग स्टेशन पर घंटों इंतजार करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। इसके तहत देश भर में जिंक रिचार्ज स्टेशनों का एक नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव है। इन स्टेशनों पर यूजर कुछ ही मिनटों में अपनी बैटरी की खत्म हो चुकी मेटल प्लेट्स को नई चार्ज की हुई प्लेट से बदल सकेंगे। ये तो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इंतजार की समस्या को पूरी तरह खत्म कर सकता है। हाँ, बिल्कुल हरा होता है। सही बात है। तो चलिए अब उन बाधाओं पर बात करते हैं। स्रोतों में सबसे बड़ी चुनौती क्या बताई गई है? सबसे बड़ी चुनौती है असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र। आज भी हमारे देश में 80 से 90% बैटरी का कचरा कबाड़ी वालों द्वारा ही इकट्ठा और प्रोसेस किया जाता है। उनके काम करने के तरीके वैज्ञानिक नहीं होते और रिकवरी भी कम होती है। 80 से 90%, ये तो चौंकाने वाला आंकड़ा है। हाँ, इतने बड़े और गहरे तक फैले हुए अनौपचारिक सिस्टम को आप औपचारिक कैसे बनाएंगे? यहाँ कारो संभव जैसे संगठन, जिन्हें निर्माता उत्तरदायित्व संगठन या PROs कहते हैं, उनकी भूमिका आती है। वे बैटरी निर्माताओं की ओर से इस असंगठित क्षेत्र के साथ मिलकर काम करते हैं। वे कबाड़ी वालों को ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें बेहतर उपकरण देते हैं और उनसे सही कीमत पर स्क्रैप खरीदते हैं ताकि वो वैज्ञानिक रिसाइकलिंग के लिए सही जगह पहुंचे। अच्छा, तो ये इस क्षेत्र को मुख्य धारा में लाने का एक तरीका है। हाँ, ठीक है। ये तो लॉजिस्टिक्स की चुनौती हुई, लेकिन खुद टेक्नोलॉजी के भी कुछ सीमाएं होंगी। मैं यहाँ थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगी।
पानी आधारित इलेक्ट्रोलाइट सुरक्षित हैं, ये तो समझ में आता है, लेकिन क्या इसके अपने कुछ नुकसान नहीं है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और स्रोतों में भी इसका जिक्र है। एक सर्वे में 32% उपयोगकर्ताओं ने जिंक बैटरियों के सीमित रिचार्ज साइकिल जीवन को एक बड़ी चुनौती माना है। सीमित रिचार्ज साइकिल जीवन? हाँ, मतलब? इसका मतलब यह है कि आप उन्हें लिथियम आयन बैटरी जितनी बार चार्ज डिस्चार्ज नहीं कर सकते। उनकी उम्र थोड़ी कम होती है। तो इसका असर कहाँ दिखेगा? इसका मतलब ये हो सकता है कि जिंक बैटरियां फिलहाल आपके पर्सनल इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए उतनी अच्छी ना हो, जिसे हजारों बार चार्ज करना पड़ता है। लेकिन ये स्टेशनरी स्टोरेज के लिए एकदम सही हो सकती हैं, जैसे किसी गांव को, फैक्ट्री को या सोलर फार्म को बिजली देने के लिए, जहां उन्हें दिन में बस एक बार चार्ज और डिस्चार्ज करना होता है। अच्छा, तो ये समझना जरूरी है कि कौन सी तकनीक कहाँ फिट बैठती है। बिल्कुल। और क्या बाधाएं हैं? 2 और बड़ी बाधाएं हैं। एक, बाजार में नकली EPR सर्टिफिकेट्स का चलन, जो ईमानदार रिसाइकलर्स के लिए मुश्किलें पैदा करता है। और दूसरा, हाइड्रोमेटलर्जी जैसे उन्नत प्लांट्स लगाने के लिए बहुत ज्यादा शुरुआती निवेश की जरूरत होती है, जो छोटी कंपनियों के लिए एक बड़ी बाधा बन सकता है। सही। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो इसका सार क्या निकलता है? मेरे हिसाब से सार ये है कि भारत ऊर्जा भंडारण के लिए सिर्फ एक धातु को दूसरी से नहीं बदल रहा है। चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों पर आधारित है। बिल्कुल। ये केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं है, ये एक रणनीतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय बदलाव है। ये उस चीज को एक कीमती संसाधन में बदल रहा है जिसे हम अब तक कचरा समझते आए थे। और ये चर्चा एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न छोड़ जाती है। हमने स्रोतों में देखा कि कैसे दशकों पुराने खदान के कचरे और इस्तेमाल की हुई बैटरियों से मूल्य निकाला जा रहा है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे उद्योगों में या हमारे दैनिक जीवन में ऐसा और कितना कचरा है जो वास्तव में एक मूल्यवान, अछूता संसाधन हो सकता है और बस सही तकनीक और एक सही ढांचे का इंतजार कर रहा है।